में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज आप सभी को गुड मॉर्निंग, आपका दिन मंगलमय हो। और अब कल के टॉपिक पर आगे चर्चा करते हैं और उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारी चल रही थी संविधान की विशेषताएं, आगे चले। संविधान की विशेषताओं में हमने कुछ विशेषताओं के बारे में आपको अध्ययन कराया है। कुछ विशेषताओं को अलग अलग से हमने आपको पढ़ाया है, जैसे आपातकाल के संदर्भ में पढ़ाया था, उसके बाद कठोर एवं लचीलेपन के संदर्भ में आपको पढ़ाया था। तो वो प्रश्न जो संविधान की जो विशेषताएं हैं वे अलग से 4 नंबर के आपके सामने क्वेश्चन आते हैं। अगर पूरी विशेषता पेपर में पूछी जाती है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं को लिखते हुए वर्णन करें, तो हम वहाँ पर शॉर्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम पूरी विशेषताओं का वर्णन नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं, पूरी विशेषताओं को अगर हम लिखते हैं तो शायद हमारी कहीं ना कहीं 1-2 विशेषता रह जाएंगी, समय का अभाव रहेगा। इसलिए आप लिमिटेशन में रहकर उस क्वेश्चन का आंसर दें। अगली विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय न्याय पुनरावलोकन क्या है कि न्याय की पुनः सत्यता से जांच करना। देखिए, आपको मैं और बता दूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। उस बंदी प्रत्यक्षीकरण में जैसे अपने मन में अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जब व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए, उनमें जैसे कि कोई व्यक्ति एक अपराधी है और कोई निर्दोष है, तो उस व्यक्ति को दोनों को ही पुलिस द्वारा जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कारण सिद्ध न होने तक वह मुलजिम होता है और कारण सिद्ध हो जाने पर वह मुजरिम हो जाता है। तो इस संरक्षण के लिए, जैसे कि हम कहीं भी न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय में जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, अधीनस्थ न्यायालय में जाते हैं। तो जैसे अधीनस्थ न्यायालय में हमारा कोई मुकदमा गया और उस अधीनस्थ न्यायालय में हमारी सुनवाई नहीं हुई तो और हम निर्दोष हैं, तो उस याचिका को आगे ले जाने के लिए हम उच्च न्यायालय में जाते हैं। तो उच्च न्यायालय में क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन में ये 3 पीढ़ी होती है। पहली अधीनस्थ, उच्च और सर्वोच्च। देखिए, निचली अदालत माने ये मध्य और ये सबसे ऊपरी अदालत है, FIR। जैसे कोई एक मुकदमा दर्ज होता है तो सबसे पहले पुलिस द्वारा उस व्यक्ति की FIR तैयार की जाती है। तो ये FIR यहाँ पर गई, इसके मद्देनजर रखते हुए हमारे न्यायाधीश ने सुनवाई की और यहाँ पर उस व्यक्ति को दोषी सिद्ध कर दिया। आगे ये इस न्याय से संतुष्ट नहीं है तो ऊपर जाता है। इसके अधिकार क्षेत्र बजाय अधीनस्थ अदालत के ज्यादा होते हैं, कानून का ज्ञाता इसकी तुलना में अधिक होता है। इस कारण यहाँ पर वो व्यक्ति सुनवाई रखता है। अगर यहाँ भी वह अपने न्याय से संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। जैसे ही वो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय आप अपने आप में सबसे बड़ी अदालत उच्च अदालत होती है। अधिकार क्षेत्र इन दोनों की तुलना में कहीं ज्यादा होते हैं। कानून के ज्ञाता भी इनकी तुलना में बहुत अधिक होते हैं। अब इसमें एक परिपाटी ये होती है कि जहां से व्यक्ति के खिलाफ FIR तैयार की है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन से लेकर अंतिम चरण तक की ये जानकारी बारीकी से करती है।
कौन? सर्वोच्च न्यायालय। बारीकी से करती है और इसे लगता है कि कहीं ना कहीं वास्तव में ही ये व्यक्ति निर्दोष है, तो ये उस व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है या निरस्त कर सकता है। इसे हम कहते हैं न्याय की पुनः से जांच करना, न्यायिक पुनरावलोकन। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को व संसदीय संप्रभुता के मध्य एक रास्ता अपनाया गया है, के मध्य एक रास्ता अपनाया गया है जिसमें संसद को सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है। जिसे नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायपालिका का निर्माण किया जाता है। दोबारा आपके लिए थोड़ा सा संसद, इसको नियंत्रित करने के लिए हमारी न्यायिक प्रक्रिया अर्थात हमारी कौन होती है? न्यायपालिका। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्वे सर्वा सरकार होती है। सरकार अपनी इच्छा से कोई भी कार्य कर सकती है, परंतु हम ये भी जानते हैं कि कहीं भी अगर ये लगता है हमें या किसी भारत के एक नागरिक को या किसी जाति विशेष को या किसी एक धर्म विशेष को कि सरकार द्वारा जबरदस्ती से हमारे ऊपर कोई कानून लादा जा रहा है या कोई टैक्स लागू किया जा रहा है या और कोई प्रकार से कहीं ना कहीं हमारा ऐसे लगे कि हमारे हकों को हनन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम याचिका के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा इस सरकार की कार्यप्रणाली पर, सरकार के उस कानून पर रोक लगा सकते हैं। सरकार के उस कानून पर रोक लगा सकते हैं। इसलिए संसदीय संप्रभुता में क्या होता है, जो सरकार होती है उनके मध्य जो समन्वय की भूमिका निभाती है हमारी सर्वोच्च न्यायालय निभाती है। इस सर्वोच्च न्यायालय के कारण ही यह अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकती। कौन? न सरकार कर सकती है और न ही कोई कार्यपालिका। इसलिए ये सभी अगर कार्य करेंगी तो हमारी न्याय व्यवस्था को देखते हुए अर्थात हमारी संविधान को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो रहा हो कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा हो, किसी का शोषण हो रहा हो। इसलिए सरकार और कार्यपालिका पर अंकुश लगाने के लिए हमारी न्यायपालिका होती है, जिससे हम कह सकते हैं इस शक्ति के माध्यम से हम सरकार के उन कार्यों पर रोक लगाते हैं जो हमारे लिए अवैध होते हैं, जो हमारे लिए ज्यादा सफल सिद्ध नहीं होते हैं। अगला पॉइंट वसुधैव कुटुंबकम। नीति निर्देशक तत्वों में इक्यावन के तहत वसुधैव कुटुंबकम का प्रावधान दिया गया है। इसके अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को, सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना। अर्थात हम कहें वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारी पूरी पृथ्वी है, पूरी जो धरा है, वो हमारा एक परिवार है, हमारा एक कुटुंब है। कुटुंब का अर्थ जानते हो, जैसे अपने काका, बाबा, चाचा, ताऊ, ये सभी जो होते हैं, पूरा परिवार जो एकजुट होता है उसे कुटुंब बोलते हैं। तो पूरी जो हमारी भारत देश की मातृभूमि है,
वो सभी पर रहने वाले प्रत्येक नागरिक एक दूसरे की क्या है, इसलिए हम पढ़ते हैं ना उनमें आज्ञाओं में पढ़ते हैं कि समस्त भारत के लोग मेरे भाई बहन हैं। तो इसके अनुसार जो संपूर्ण धरा है, जो हमारी इस पृथ्वी पर जो नागरिक निवास कर रहे हैं वो हमारा एक परिवार है। हमारा सरकार का यह कर्तव्य है या राज्य का एक कर्तव्य है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखें, एक दूसरे के मन समन्वय करें और उनकी सुरक्षा करें। ये आज हमारी यहाँ विशेषताएं संपूर्ण होती है। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या परिवर्तन किया गया? 2018 में आया हुआ है 2 अंक के लिए और कई बार पूछा गया है कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना मुख्य तौर पर कुछ तो 42वें संविधान संशोधन से पहले की है और अब उसके बाद हमने उन कुछ एक शब्दों में परिवर्तन किया है। वे शब्द कौन से हैं? वे शब्द है नंबर पहला, उसके लिए मैं आपको बता दूं 42वां जो संविधान संशोधन है सन 1976 मुख्य तौर पर किसके लिए? प्रस्तावना के लिए। मतलब इसके बाद सन 1976 में के बाद ही इस संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व से संपन्न, क्या नंबर पहला, संपूर्ण प्रभुत्व से संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये जो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व से संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर हम लिखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व से संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दूसरे में अपन क्या मानते हैं? दूसरे में मानते हैं कि राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता अर्थात अखंड भारत। देखिए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं अर्थात किन शब्दों को परिवर्तित किया गया है। 1976 से पहले की प्रस्तावना आप देखना और सन
1976 के बाद की आप प्रस्तावना देखना, जो शब्द मैंने आपको बताए हैं उन शब्दों में आपको अंतर दिखेगा। और ये शब्द है ये, इनको हटाकर ये प्रतिस्थापित किए गए और इसको हटाकर ये प्रतिस्थापित किए, पुनः उनको लिखा गया। देखिए ये संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन से सन 1976 में। आगे चले, संपूर्ण प्रभुत्व से संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हालांकि है ये सब, इसमें क्या परिवर्तन है अगर आप गौर से देखोगे तो इनमें परिवर्तन है। संपूर्ण प्रभुत्व से संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये प्रतिस्थापित किए गए। दूसरा, राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रतिस्थापित की गई। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको भारतीय संविधान की विशेषता लिखी है उसमें आप इसको विशेषता दो लिखाई गई है। एक तो मैंने आपको लाइनों में लिखाई गई है, एक एक लाइन में, वो अगर पेपर में ये पूछा जाता है मात्र 2 अंक की, तो आपको वो विशेषताएं कोई भी 2 वहां से लिख देनी है। अगर पेपर में 3 नंबर की भी विशेषताएं आती है और 2 पॉइंट आपसे पूछता है तो आपको कोई भी 2 टॉपिक लेकर इस विशेषता में से पॉइंट वालों की वर्णन कर देनी है। दूसरी और बात, मैंने आपको जो प्रस्तावना भारतीय संविधान की लिखाई है वो शुद्धिकरण वाली लिखाई है पूरी, सन 42वें संविधान संशोधन के 1976 में। वो पूरी संशोधन वाली अशुद्ध नहीं लिखाई, पूरी शुद्ध ही मैंने लिखाई है। अब हम उस प्रस्तावना को बड़े सार के तौर पर पढ़ते हैं, पूरा वर्णन करते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता का वर्णन के बाद हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वेरी मोस्ट क्वेश्चन स्टार की दृष्टि से और पेपर में आने की पूरी संभावना है। सबसे पहले हम लिखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का सार है। संविधान का सार है। इसमें व्यक्ति के मौलिक लक्ष्यों व उद्देश्यों को दर्शाया गया है, जिन्हें के.एम. मुंशी। एक और बात, संविधान सभा की जो कमेटी थी उसमें एकमात्र कांग्रेसी जो सदस्य थे, गैर कांग्रेसी वो कौन थे? के.एम. मुंशी। इन्होंने इसे राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी है। राजनीतिक कुंडली की
संज्ञा दी है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान का सार है। इसमें व्यक्ति के मौलिक लक्ष्यों व उद्देश्यों को दर्शाया गया है। इस मौलिक लक्ष्यों व उद्देश्यों को दर्शाने के लिए डॉक्टर के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी है। अब हम चलते हैं भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है मुख्य तौर पर 3 भागों में विभाजित की गई है। 3 भागों में विभाजित की गई है। नंबर पहला जो मैंने आपको पहले बता दिए है, पहला है घोषणात्मक भाग। पहला कौन सा हो गया? घोषणात्मक भाग। दूसरा उद्देश्यात्मक भाग। तीसरा कौन सा हो गया? विवरणात्मक भाग। ये 3 भाग हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पेपर में अगर पूछा जाता है 6 नंबर के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वर्णन करो, और तो आप कहीं, मैंने आपको जो प्रस्तावना दिखाई है आप उसी प्रस्तावना को जाके जो का त्यों उतार दो। नहीं, अगर वर्णन पूछा गया है तो आपको ऐसे लिखना है। हालांकि वो जो प्रस्तावना है वो बिल्कुल सटीक है, सही है, वो ही मैटर पूरा ये है। उसमें जो कुछ लिखा हुआ है सब इसी में से लिखा हुआ है, संक्षिप्ति के अनुसार। प्रत्येक पॉइंट का जो मतलब है उसमें एक जो शब्द अलग अलग दिया गया है वो सभी एक ही भाग के अर्थ हैं, स्पष्ट है उसमें। अब हम चलते हैं, सबसे पहले घोषणात्मक भाग का वर्णन करते हैं। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या? क्योंकि जो भी संविधान का निर्माण जब किया गया था उस संविधान के निर्माण करने के लिए इसमें स्पष्ट वर्णन यह किया गया है कि इस संविधान में अंतिम जो शक्ति होगी या जो शक्ति का निर्माता होगा, शक्ति जिसके हाथ में होगी वो किसके हाथ में होगी? जनता के हाथ में होगी। तो यही घोषणा कौन करता है? हमारा संविधान करता है। और यही वर्णन जो दिया गया है किस भाग में दिया गया है? इसमें ही। क्योंकि जो संविधान सभा का जब निर्माण किया गया तो जो संविधान बनाएगा, संविधान का जो चयन करेगा, तो उसको चयन करने से पहले संविधान सभा का चयन किया गया। वो जो संविधान सभा का जब चयन किया गया तो उससे पहले संविधान सभा बनाई। तो सभा में आपने परिभाषा पढ़ी कि चुने गए जनप्रतिनिधियों की वह सभा, चुने गए जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो इस संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान सभा। तो ये घोषणा कौन करता है कि अंतिम शक्ति और प्रारंभिक शक्ति के तौर पर संविधान का मुख्य स्रोता कौन माना गया है? जनता माना गया है। इसलिए जो प्रभु सत्ता जिसके हाथों में निहित होती है वो किसके हाथों में निहित होती है? जनता के हाथों में निहित होती है। आज के लिए इतना ही। अगला जो पॉइंट है वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।